नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल एक्सपीरियंस प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम नीति शास्त्र कवर कर रहे हैं और साथियों अभी तक हमने नीति शास्त्र में हमारा जो थिंकर्स वाला चैप्टर चल रहा है उसमें हमने अभी तक लगभग प्राचीन थिंक पश्चिमी दार्शनिकों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमने प्राचीन काल के जितने दार्शनिक थे जिसमें से 3 महत्वपूर्ण थे, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। और उसके बाद में मध्यकाल में मैकियावेली। उसके बाद में फिर हम मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर शिफ्ट होते हैं कि बीच में कुछ दार्शनिक आते हैं समझौतावादी विचारकों में जिनमें जिनमें हॉब्स, लॉक, रूसो, इन तीनों को हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं आधुनिक मॉडर्न दार्शनिकों में जिनमें कांट हो गए, मिल हो गए, हेगल हो गया, ये सब आ जाते हैं। तो हम इनको कवर करते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कांट से। कांट को जानेंगे तो हम कर्तव्यवाद को जान जाए, कर्तव्यवादिता को जान जाएंगे। और जब हम मिल को जानेंगे तो हम जान जाएंगे कि अधिकारवाद क्या होता है, उपयोगितावाद को हम जानेंगे, किसी भी चीज का इष्टतम, तो इस चीज को हम जानेंगे। तो हम पहले कांट से ही शुरू करते हैं। हाँ, कांट से शुरू करते हैं, ठीक है। इमैनुअल कांट। तो कांट को शुरू करते हैं। तो कांट के बारे में कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं। कांट का जो टाइम है वो है फ्रांसीसी क्रांति का समय, यानी कि 18वीं शताब्दी के लगभग आसपास का फ्रांसीसी क्रांति हुई, उस टाइम का इनका टाइम है। और फ्रांसीसी क्रांति का टाइम है 18वीं सदी को कहेंगे। फ्रांसीसी क्रांति मैसूर 18वीं, हाँ 18वीं सदी के आखिरी टाइम का लगभग लगभग है। तो हाँ, मैंने भी इसी टाइम पर याद किया कि फ्रांसीसी क्रांति को मैसूर से हुआ। क्यों जोड़ा था मैसूर से? इसलिए जोड़ा था क्योंकि मैसूर में जो टीपू सुल्तान था उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। इंडिया में जैकोबिन क्लब के सदस्य बने थे ना टीपू सुल्तान, तो उसी से मैंने को रिलेट किया कि फ्रांसीसी क्रांति कब थी। यहाँ फिलहाल मुझे याद नहीं था, इस हिसाब से मैंने टाइम लाइन निकाली, इसलिए इस तरीके से आप भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इमैनुअल कांट, ठीक है। तो कांट का बेसिक आइडिया तो यही है कि ये कर्तव्यवाद के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। कर्तव्यवादी कर्तव्यवादी विचारों के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। तो कांट का एक तो प्रयोगात्मक नीति शास्त्र में आप काफी अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोगात्मक नीति शास्त्र में कांट को प्रयोगात्मक नीति शास्त्र में कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि बुद्धिवाद की बात की, मतलब बुद्धि यानी कि माइंडसेट, माइंड जो नहीं होता, माइंडसेट को यूज करना, किस तरीके से माइंड को यूज करना, माइंडिज्म और इन सब चीजों को यूज करना, जिससे कि आप प्रयोगात्मक नीति शास्त्र की ओर बढ़े। तो इनका ऐसा करता हूँ, प्रयोगात्मक नीति शास्त्र को शब्दावली आपको लिखवा देता हूँ जिससे आप समझ पाए कि इमैनुअल कांट में किस तरीके से प्रयोगात्मक नीति शास्त्र के साथ जोड़ा जा सकता है। तो इनको इस तरीके से जोड़ा जा सकता है। ये बुद्धिवाद कांट ने बुद्धिवाद व जीवन के अनुभवों को शामिल कांट ने बुद्धिवाद व जीवन के अनुभवों को शामिल बुद्धिवाद और जीवन के अनुभवों को शामिल करते हुए प्रयोगात्मक नीति शास्त्र प्रयोगात्मक नीति शास्त्र का आधार तैयार किया। आधार प्रस्तुत किया या तैयार किया? आधार प्रस्तुत किया। समझ रहे हैं ना? अप्लाइड एथिक्स को आधार प्रदान किया, इसको अप्लाइड एथिक्स की मान्यता को पहली बार प्रतिपादित किया, प्रस्तुत किया प्रयोगात्मक नीति शास्त्र, वो है इमैनुअल कांट।
इमैनुअल कांट कर्तव्यवादी के बारे में बात करता, और क्या इन्होंने बात की, कर्तव्य की धारणा पर आधारित नैतिक सिद्धांत। इनका जो दूसरा विचार है, कर्तव्य की धारणा, कर्तव्य की धारणा, कर्तव्य की धारणा पर आधारित, कर्तव्य की धारणा पर आधारित नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत। कर्तव्य की धारणा पर आधारित नैतिक सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? यदि किसी व्यक्ति के मन में ये धारणा बना दी जाए कि कर्तव्य, आप नैतिक कर्तव्य आपको करने ही है, मतलब कि ये काम आपको करना है, आपको प्रकृति को सुनिश्चित करना है, सुरक्षित करना है, ऐसा करना चाहिए, आप एक कर्तव्य बना दें, तो ऐसे इसीलिए इनको कर्तव्य के रूप में यदि धारणा को प्रतिपादित किया जाता है, तो इसी धारणा को क्या कहते हैं? कर्तव्यवादी, कर्तव्यवादी नीति शास्त्र, कर्तव्यवादी नीति शास्त्र, कर्तव्यवादी नीति शास्त्र, कर्तव्यवादी सिद्धांत, नीति शास्त्र में लिखेंगे सिद्धांत। आपको याद भी होगा, यदि आपने पहले हमारी क्लासेस कर रखी है तो आपको पता होगा कर्तव्यवाद क्या है। कर्तव्यवाद सिंपली ये है कि मान लीजिए दो तरीके की विचारधारा है, एक तो है उपयोगितावाद, नहीं, उपयोगितावाद से कैसे बताऊं, लिबर्टी की विचारधारा समझ लीजिए। लिबर्टी भी हमको नहीं पढ़ाया जाता, ये तो पॉलिटिकल साइंस का विषय है, एथिक्स पढ़ रहे हैं, कर्तव्य को कैसे बताया जाए। हाँ, एक होता स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तो जानते हो, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना, लिबर्टी ही जान लीजिए इसको, लिबर्टी एब्सोल्यूट स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता और कर्तव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम क्यों कोई किसी की कोई चीज माने, परंतु जब यहाँ कर्तव्यों की बात की जाती है तब यहाँ पर स्वतंत्रता थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मोरल वैल्यूज को संरक्षित किया जाता है, यानी कि नैतिक सिद्धांतों को संरक्षित करने के लिए कर्तव्य बनाए जाते हैं। इसीलिए देखिए, आप गीता में कर्तव्य की धारणा मिलती होगी आपको, और भी कई धर्मों में कर्तव्य के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की गई कि व्यक्ति का कर्तव्य है कि समाज की सेवा करना चाहिए, कि और व्यक्ति मानव का कर्तव्य है कि जीवों की सेवा करे, जीवों के साथ हिंसा ना करे। कर्तव्य पर ही तो ये चीजें आधारित, वरना तो व्यक्ति हिंसा करने पर तो उतारू हो ही जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, ये व्यक्ति का कर्तव्य कि जीवों का संरक्षण करे, परंतु क्या कर्तव्य, समझ रहे हैं ना, कर्तव्य का मतलब व्यक्ति को एक नैतिक बंधन में बांध देना कि आपको ऐसा करना चाहिए, कर्तव्य है। तो ये नैतिक सिद्धांत की बात करता है, कर्तव्यवादी सिद्धांत की बात ये करते हैं, तो बात करते हैं, ठीक है। और कांट में क्या चीज आप देख सकते हैं, कांट में ये तो मैंने आपको बताई थी कि ये फ्रांसीसी क्रांति के समकालीन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और इसी को इसीलिए कर्तव्य निष्ठा सिद्धांत तो जो धारणा देते हैं, तो ये क्या कहते हैं, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा मूल्यवान विचार है, विचार है, कर्तव्य निष्ठा मूल्यवान विचार है। और इन्होंने एक और इनका कोड लिख सकते हैं, युद्ध के विचार का अंत चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं, युद्ध के विचार का अंत चाहते हैं, युद्ध के विचार का अंत चाहते हैं, क्योंकि नैतिक सिद्धांत की बात करते हैं, व्यक्ति को नैतिक नैतिक दायित्व यानी नैतिक कर्तव्य देने की बात करते हैं, ताकि समाज में शांति रहे। और देखिए इसमें क्या बताते हैं, अप्लाइड एथिक्स को लागू करने की बात करते हैं। इन्होंने आधार प्रस्तुत किया अप्लाइड एथिक्स का। और इनका इसके बाद में कांट की इच्छा, इस
को हम पढ़ लें बहुत अच्छे से तो हम कांट के बारे में लगभग लगभग चीजें जान जाएंगे। तो कांट ने इच्छाओं को दो भागों में बांट दिया, एक तो भौतिक इच्छा और एक नैतिक इच्छा। तो अब जो इनका इच्छा का डिवीजन है उसी को पढ़ते हैं हम लोग। तो कांट की इच्छा, कांट की इच्छा, तो मैंने बताया आपको इन्होंने इच्छा को दो भागों में बांट दिया, एक तो भौतिक इच्छा, दूसरी नैतिक इच्छा। एक भौतिक इच्छा और दूसरी नैतिक इच्छा। नैतिक इच्छा और भौतिक इच्छा। तो बताइए भौतिक इच्छा क्या होगी? भौतिक इच्छा होगी भूख, प्यास, नींद, काम, वासना। भूख, प्यास, नींद, काम, वासना, ये है हमारी भौतिक इच्छा है। वही नैतिक इच्छा क्या होती है? तो नैतिक इच्छा मनुष्य के कर्तव्यों से, तो नैतिक इच्छा क्या है? मनुष्य के कर्तव्य भावना से जन्म लेती है। नैतिक इच्छा कैसे जन्म लेती है? नैतिक इच्छा मनुष्य के कर्तव्यों, नैतिक इच्छा मनुष्य के कर्तव्यों, मनुष्य के कर्तव्यों और मनुष्य के कर्तव्यों भावना से जन्म लेती है। मनुष्य के कर्तव्यों और भावना से जन्म लेती है नैतिक इच्छा ये। तो नैतिक इच्छा को और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि भौतिक इच्छा में क्या है? भौतिक इच्छा में जब बात होती है कि सॉरी, भूख, प्यास, नींद, काम, वासना, ये सब काम आते हैं। तो इसमें नैतिक इच्छा का जो एलिमेंट होगा, इसमें शुभ इच्छा नहीं होती है। यह इच्छा कैसी? या शुभ इच्छा नहीं है, यह शुभ इच्छा नहीं है। एक मिनट मुझे दीजिए, अर्जेंट कॉल है। तो ये तो शुभ नहीं है भौतिक इच्छा। और नैतिक इच्छा क्या है? नैतिक इच्छा यदि ये शुभ नहीं है तो ये इसको शुभ मनाया जाएगा। तो इसके कुछ उदाहरण भी होंगे। नैतिक इच्छा क्या है? शुभ क्यों नहीं है भौतिक इच्छा? भौतिक इच्छा में क्या चीजें शामिल हो जाती है? भौतिक इच्छा में कुछ चीजें शामिल हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए भ्रष्टाचार, ये भी भौतिक इच्छा का परिणाम है। हिंसा, ये सब भौतिक इच्छा के परिणाम है। वही नैतिक इच्छा में क्या? नैतिक इच्छा में तो मैंने बताया आपको, देखो नैतिक इच्छा मनुष्य के कर्तव्य और भावना से जन्म लेती। तो यहाँ पर कर्तव्य, मनुष्य के कर्तव्य क्या होने चाहिए? तो मनुष्य के कर्तव्य होने चाहिए कि नैतिक गुण, नैतिक गुण जैसे कि नैतिक गुण होने चाहिए कुछ। नैतिक गुणों में क्या? जैसे वंचित वर्ग के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति करुणा, समानुभूति, नैतिक गुण जो होने चाहिए, जैसे मान लीजिए वंचित वर्गों के प्रति करुणा, समानुभूति आदि। तो समझ लिया ना कांट की इच्छा क्या है। और कांट को वैसे इनको आधुनिक आदर्शवाद का जनक भी कहा जाता है। क्या? आधुनिक आदर्शवाद का जनक। ये लाइन आप लिख लीजिए नोट्स में, ठीक है? आधुनिक आदर्शवाद का जनक, जनक माना जाता है। कांट को, इन्हें आधुनिक आदर्शवाद का जनक माना जाता है, ठीक है? आदर्शवाद कौन सी विचारधारा है? आदर्शवाद विचारधारा थी प्लेटो की, अरस्तु की,
सुकरात की, इन तीनों की विचारधारा आदर्शवाद थी। इसके बाद आप देखिए आदर्शवाद के बाद फिर आपको कहीं भी आदर्शवाद का बहुत कम जिक्र होगा। फिर उसके बाद हम आपको देखेंगे नैतिक विचारकों की जगह पर ज्यादातर आपको धार्मिक विचारक नजर आएंगे, जो चर्च की प्रधानता की बात करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन समाज की होते हैं। उसी के बाद मध्यकाल में उस चर्च की प्रधानता देने वाले जो विचारक थे, उनकी विचारों को चुनौती मिलेगी। मैकियावेली जैसे विचारक आएंगे, और भी कई विचारक आएंगे, निकोलो कॉन्टी टाइप के लोग। वो सब अलग अलग विषय में पढ़ने, हमें जो नैतिकता के हिसाब से पढ़ने, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि चर्च की प्रधानता साबित करने वाले कौन से विचारक हुए, सेंट अगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, और भी विचारक हैं। फिलहाल मैं आपको इतना याद रखिए। इनको इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए इनको पढ़ाया नहीं जाता। इनको पॉलिटिकल साइंस में भी अब मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटीज में कहीं पर पढ़ाया जा रहा होगा। मैक्सिमम टाइम तो नहीं पढ़ाया जा रहा, क्योंकि ये इनरिलेवेंट है। जो रिलेवेंट होते हैं उनको हम पढ़ाते ही हैं। हमारे एग्जाम में कभी ना तो थॉमस अगस्टाइन पूछा जाने वाला, ना सेंट सॉरी सेंट अगस्टाइन ने पूछेगा, ना थॉमस एक्विनास पूछे जाने वाले। ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और नीति शास्त्र के परपेक्ष से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो ये आधुनिक आदर्शवाद के जनक है। यानी उसके बाद में आदर्शवाद को किसने सबसे अच्छे से प्रतिपादित किया, तो प्रतिपादित किया आदर्शवाद के जनक। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहली बार स्वतंत्रता की बात किसने की? याद है कुछ? आप लोग पढ़ नहीं रहे। जॉन रॉल्स? जॉन रॉल्स था या जॉन लॉक था? कंफ्यूज हो गए ना? नाम से कंफ्यूज मत होइए। जॉन लॉक ने पहले प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, स्वतंत्रता की बात की थी। हाँ, ठीक है ना? तो ये तो इनका कोर कॉन्सेप्ट ये था। इसके बाद एक विचारक और है, बेंथम। बेंथम का विचार है उपयोगितावाद। तो बेंथम के उपयोगितावाद, और ये भी उपयोगितावादी विचारकों में माने जाते हैं, ये भी कुछ उपयोगितावाद का उदाहरण देते हैं। परंतु बेंथम के उपयोगितावाद से इनका उपयोगितावाद ऐसे अलग है। जो बेंथम का उपयोगितावाद था, इनके उपयोगिता से बिल्कुल अलग है। ये क्या करते हैं, ये व्यक्तियों का यूज कर रहे हैं। ये उपयोगितावाद है, व्यक्ति को एक साधन की तरह यूज कर रहे हैं, व्यक्ति को साधन की तरह। अपने उपयोगितावाद में व्यक्ति को एक साधन की तरीके उपयोग कर रहा है, जबकि बेंथम व्यक्ति को साधन नहीं बना रहा है। बेंथम इसका विपरीत करता है, साधन के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि बेंथम साध्य के रूप में व्यक्ति को मानता है। ठीक है, ये व्यक्ति को साधन क्यों बता रहा है? व्यक्ति को साधन मान के चलेंगे तभी तो कर्तव्यों का पालन करा पाएंगे। यदि व्यक्ति को साध्य मान लिया जाएगा तो फिर कर्तव्य का पालन कैसे होगा? फिर ये कर्तव्यवादी नीति शास्त्र के कैसे जनता, उनकी कर्तव्यवादी नैतिकता का कैसे जनन करेंगे? तो जानिए, कांट की नैतिक इच्छा जो है, इसको अब लाइनों में कंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा समझ लिया ना नैतिक इच्छा का क्या है? एक तो नैतिक इच्छा होती है, एक भौतिक इच्छा होती है। तो इनका विचार नैतिक इच्छा पे है। तो लिखिए, नैतिक इच्छा पे लिखवा देता हूँ मैं और भी कुछ। तो कांट की नैतिक इच्छा, कांट की नैतिक इच्छा। देखिए एक मिनट, हाँ एक, ऐसा तो नहीं मैंने स्टार्टिंग में किसी से डाउट नहीं पूछा, तो किसी का कोई डाउट हो, यदि डाउट हो तो अभी आप लिख दीजिएगा ये लाइन में लिखने के बाद। इसके बाद मैं आपका डाउट ले लूंगा, ठीक है? इच्छा, क्या इच्छा है? तो ये वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र वही है जो नैतिक रूप से स्वाधीन। इनकी जो नैतिक इच्छा, ये क्या मानते हैं, वास्तविक रूप में, वास्तविक रूप में स्वतंत्र वही है
वास्तविक रूप में स्वतंत्र वही है जो नैतिक रूप से जो नैतिक रूप से वास्तविक रूप में स्वतंत्र वही है जो नैतिक रूप में स्वाधीन है। कांट की नैतिक इच्छा, समझ गया ना? नैतिक इच्छा का मतलब है कर्तव्यवादी बनना। तो कर्तव्यवादी कैसे बनेगी कि जब नैतिकता जो नैतिक रूप में स्वाधीन हो जाए, यानी नैतिक रूप में किसी के स्वाधीन हो जाना चाहिए, न कि वास्तविक रूप में स्वतंत्र। स्वतंत्र व्यक्ति इतना अच्छा कार्य नहीं कर सकता जितना नैतिक रूप से कर्तव्य से बंधा व्यक्ति कार्य कर सकता है। हाँ। और कर्तव्यवादी धारणा में कुछ और भी, कर्तव्यवादी धारणा को और डिटेल में पढ़ा तो बताइए आप, क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए उपयोगितावाद को कुछ लाइन आपको लिखवा ही देता हूँ, ये तो आप लोग भी कहेंगे कंफ्यूज करता है। उनका उपयोगितावाद उनका उपयोगितावाद बेंथम बेंथम समझिए, बेंथम हमारे पढ़ा नहीं जाता, वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है, इसमें सिलेबस में नहीं है। परंतु बेंथम को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक है और बेंथम का शिष्य है मिल। अब मिल हम आगे पढ़ेंगे, मिल पढ़ेंगे तो बेंथम ऑलरेडी समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है? बेंथम फुल नेम जेरेमी बेंथम था। तो उनका उपयोगितावाद बेंथम के उपयोगितावाद इनका उपयोगितावाद बेंथम के उपयोगितावाद से विपरीत है। इनका उपयोगितावाद बेंथम के उपयोगितावाद से विपरीत है। जो व्यक्तियों जो व्यक्तियों जो व्यक्तियों के उपयोग के लिए जो व्यक्तियों के उपयोग के लिए जो व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक साधन के रूप में जो व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक साधन के रूप में जो व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। करने की अनुमति देता है। ठीक है? तो इनका जो उपयोगितावाद बेंथम से विपरीत है। ये क्या कहते हैं? व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। किस चीज को उपयोग करने की अनुमति देता है? उपयोगितावाद को। जबकि बेंथम का उपयोगितावाद क्या है कि सब कुछ उपयोग कर सकते हो, परंतु यहाँ व्यक्ति एक साधन के रूप में उपयोगितावाद का उपयोग करना चाहिए, हमेशा नहीं करना चाहिए। ठीक है? कांट के अनुसार। अब कांट को कंटेम्प्रेरी तौर पर जोड़ा जा सकता है, ये मैंने एक बुक से बोरो किया है आइडिया, मतलब एग्जाम्पल, वो भी मैं आपको यहीं पर दे देता हूँ। तो कांट का जो कर्तव्यवादी मानता है, कांट की कर्तव्यवादी मान्यता कांट की कर्तव्यवादी मान्यता कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल दायित्व कारपोरेट सोशल दायित्व के रूप में कारपोरेट गवर्नेंस में पूर्णता प्रासंगिक है। के संदर्भ में पूर्णता प्रासंगिक है। संदर्भ
पूर्णता प्रासंगिक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर, सीएसआर एक कानून है 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ बनाकर के कंपनियों को ये जिम्मेदारी दी थी कि अपनी कुल बचत का 2% हिस्सा वो समाज के उत्तरदायित्व, समाज की जिम्मेदारियों के लिए सभी कॉर्पोरेट को खर्च करेंगे 2%। तो कई कॉर्पोरेट ऐसा करते हैं, जैसे कि अंबानी लोग, जैसे टाटा कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं, और अंबानी शायद की जंगल सफारी, पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करते हैं, उनके भी कई आपने देखा होगा। उसी तरीके से सपोज एग्जांपल पटना का एक टीचर है, वो फिलहाल तो प्रचार करते हैं कि फ्री में हॉस्पिटल की वो करते, हॉस्पिटल बनाए, पर वो सीएसआर के अंडर शायद, जहां तक मुझे पता है, वो भी सीएसआर एक्टिविटी के अंदर आता है। हाँ हाँ, पटना का कौन सा टीचर, अब आप जान पता कीजिए, मुझे नहीं आइडिया कौन टीचर, इशारा आप जानिए। तो कांट में तो इतना ही है, बाकी जब आप बुक में पढ़ेंगे कांट को तो कुछ कोट्स आप रट लीजिएगा। बताइए, तो मैं यहाँ पर लिखवा दूं कि आप लोग खुद से कर लेंगे। मान लीजिए जैसे कि एक कोट है, नैतिक मूल्य ही कर्तव्य है। उसी तरीके से अपना जीवन इस प्रकार जिए जैसे तुम्हारे, अपना जीवन इस प्रकार जिए जैसे तुम्हारे कार्य एक सार्वभौमिक कानून बनेगा। अपना जीवन ऐसे जिए जिससे तुम्हारा कार्य एक सार्वभौमिक कानून बनेगा। ये कोड हो गया। और भी कई कोड हैं, मैंने बाकायदे, आप जब नोट्स पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, नोट्स को, मैं तो नोट्स कभी आपको सजेशन देता ही नहीं किसी कोचिंग का नोट्स। कोचिंग नोट्स की प्रॉब्लम क्या है ऐसे समझिए, यदि आप अच्छे से कब सब चीजें पढ़ के आ रहे बुक बुक तो नोट आपका काम आएगा। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम रीडिंग में नोट्स का क्या काम भाई, समझ रहे ना। तो पहली और दूसरी बार में स्टैंडर्ड बुक की पढ़िए, उसके बाद नोट्स पर शिफ्ट हो जाइए अगर इच्छा हो। नोट्स अपने बनाने चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कोचिंग नोट मत प्रेफर कीजिए, परंतु जो नहीं बना पाता वो फिर कोचिंग नोट पर शिफ्ट हो सकता है। हाँ। आप अपनी मेहनत करेंगे, नोट्स आपकी मेहनत होती है, ठीक है। तो कांट में इतना ही है। बाकी अब हम शिफ्ट करते हैं आदर्शवादी विचारक है। तो आप ऐसा जान लीजिए, मानवता तो बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे, कर्तव्य की बात करेंगे, क्योंकि आदर्श का मतलब क्या है, नैतिकता की बात करता, कर्तव्य की बात करना, ये सब बातें करेंगे। आदर्शवादी, तो ये बताइए साधन साध्य में किसकी महत्वपूर्णता होगी, साधन की महत्वपूर्णता होगी या साध्य की। याद रखिएगा ये टेम्पलेट, आदर्शवादी विचार हमेशा साधनों की पवित्रता की बात करेगा, वहीं यथार्थवादी विचारक हमेशा साध्य की प्राथमिकता की बात करेगा, ठीक है। तो इनके बाद हेगल भी आता है, हेगल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं बेंथम को, क्योंकि बेंथम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हेगल भी इंपॉर्टेंट ऐसी बात नहीं, पर हेगल से क्वेश्चन कम बनते हैं जितना बेंथम बेंथम इंपॉर्टेंट है। बेंथम कह रहा हूँ मैं कि मिल पढ़ूंगा तो वहीं पर आपको बेंथम का रेफरेंस मिल जाएगा, ऐसे समझिए। बेंथम तो हमारे सिलेबस में आई नहीं ना। तो बेंथम पे सीरीज शिफ्ट होते हैं। अब मैं डाउट लेने वाला हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत डाउट लिखते हैं, तो लास्ट में 1 घंटे डाउट आ जाते हैं एक बार में। अभी कवर करता हूँ। सर आप तेज पढ़ाते हैं। देखिए पिछली 2 क्लास, आज और मैं कल की क्लास में तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितना धीमे चला जाए उतना धीमे कोशिश कर, बाकी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी यदि आपको तेज लगा तो आप बताइए। क्लास आप ऐसा कीजिए, यूट्यूब पर जब आप क्लास का यूट्यूब पर क्लास अपलोड होगी, ठीक है,
तो आप वहाँ पर जब रिवीजन करने के लिए पर्पज से दोबारा क्लास देखिएगा, तो वहाँ पर आप जो वीडियो की प्लेइंग स्पीड होती है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, ठीक है। उस तरीके से आप स्पीड कम कर लेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं भी अपनी तरफ से रिफॉर्म कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है और हो जाएगा कुछ ना कुछ करके। तो आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल। अब मैं इनकी जीवन परिचय यहाँ नहीं बता रहा हूँ, जीवन परिचय का काम क्या आपका, बैकग्राउंड के लिए कहानी बता देता हूँ। कहानी इस तरीके की, ये बचपन से ही इनको पढ़ाई लिखाई के लिए, इनके जो पिताजी थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया इनके पिताजी ने। तो इनके पिताजी ने इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। तो काफी इनके बचपन का मैं जाता हूँ वापस, पहले बचपन की बात कर लेते हैं। तो बचपन में इनकी बुक का नाम, बुक लिखिए पहले, बुक है ऑन लिबर्टी। तो इन्होंने बचपन में पढ़ाई में बहुत, ये मतलब ये पढ़ाई से ऐसे समझिए, कैसे बताऊं, ये अनुशासन के बहुत अच्छे, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। इनको देखकर लोग अपनी घड़ी मिला लिया करते थे, इतने अनुशासन से बंधे हुए व्यक्ति थे, ठीक है। तो इन्होंने जब धीरे धीरे करके अनुशासन तोड़ा, एक बार इनके मित्र द्वारा अनुशासन, इन्होंने एक बार कुछ क्या हुआ, इन्होंने पढ़ाई नहीं की, घर में नहीं रुके, ये बाहर निकल गए घूमने के लिए। तो जिन्होंने घूम के जो आनंद महसूस किया, तब इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता तो है क्या। तभी इन्होंने अपनी ऑन लिबर्टी बुक में इस तरीके की बातें बताई। और ये भी उपयोगितावादी विचारक के रूप में जाना जाता है, इन्हें भी उपयोगितावादी विचारक के रूप में जाना जाता है। पेन कहाँ चला गया यार, सॉरी सॉरी, जेब में मैंने डाली। इन्हें उपयोगितावादी उपयोगितावादी विचारक के रूप में जाना जाता है। इन्हें उपयोगिता विचारक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन लिबर्टी, हिंदी में भी लिख देता हूँ किसी कंफ्यूजन हो जाए, ऑन लिबर्टी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी है। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया। इस चीज का जीवनी जानने से कोई फायदा नहीं, उसको हटा दिया सीधे से, ठीक है। इनके गुरु का नाम बेंथम था, ये जानना इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु कौन था, गुरु बेंथम। इन्हें कौन सा विचारक माना था, उपयोगितावादी विचारक। और बेंथम कौन था, उपयोगितावाद का जनक। बेंथम उपयोगितावाद का जनक, बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। इनके पिता जेम्स मिल, उनका नाम, उनके पिताजी का भी क्या जान के करोगे। बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। तो उपयोगितावाद क्या है ये समझना महत्वपूर्ण है, उसके बाद फिर हम मिल पर आएंगे, ठीक है। उपयोगितावाद को समझते हैं। तो उपयोगितावाद क्या है, तो उपयोगितावाद है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख और लोकतंत्र के सिद्धांतों का आधार।
लोकतांत्रिक सिद्धांतों का आधार है ये। लोकतांत्रिक सिद्धांतों का आधार है ये। लोकतांत्रिक सिद्धांतों का आधार है। बहुमत से ज्यादा लाभ पहुंच, क्या बहुमत से ज्यादा बहुमत से ज्यादा लाभ पहुंचता है। बहुमत से ज्यादा लाभ पहुंचता है, ये है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद ये है कि उपयोगितावाद में आप मात्र सुख की मात्रा को माप सकते हैं। तो क्या है ये? मात्रात्मक सुख है। अब कहाँ लिखूं, इसको क्लियर कर देता हूँ बोर्ड पर। मात्रात्मक सुख इधर लिख दे इस साइड, ठीक है। मात्रात्मक सुख। उपयोगितावाद क्या है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, ऐसा सुख जिसकी मात्रा को मापा जा सकता हो। इस तरीके का ऐसा सुख जिसकी मात्रा को मापा जा सकता है। यह है मात्रात्मक सुख। ऐसा सुख जिसकी मात्रा को मापा जा सकता है। भौतिक सुख, मान लीजिए इसमें ये क्या है? मात्रात्मक सुख क्या भौतिक सुख है? भौतिक सुख इसमें आप सुख की मात्रा माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। मानिए मकान है, आमदनी, मकान, आमदनी, गाड़ियां, कपड़े, लग्जरी, गाड़ियां, कपड़े, ज्वेलरी, ये सब भौतिक सुख हैं। और सुख भौतिक है, और भौतिक सुख इंपॉर्टेंट है इनके लिए। मतलब कि सुख उपयोगी, वो किसी भी तरीके को सुख उपयोगी है। प्राप्ति किसकी करना चाहते हैं? सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुख उपयोगी। ये तो हो गया भौतिक सुख। और नैतिक सुख भी बता देता हूँ आपको। तो भौतिक सुख है और इनकी मात्रा आप मापी जा सकती है, ठीक है। और एक सुख होता है नैतिक सुख, जिसकी मात्रा शायद आप नहीं नाप पाएंगे। कैसे बताऊं? हाँ, जैसे भौतिक सुख है, इसकी मात्रा आप माप सकते हैं, परंतु नैतिक सुख क्या है? नैतिक सुख उपयोगितावाद है, उसकी मात्रा मापी नहीं जा सकती। उपयोगितावाद नैतिक सुख। उपयोगितावाद नैतिक सुख। नैतिक सुख से अच्छा नैतिकता लिख लो यार। नैतिकता। उपयोगितावाद में नैतिकता को इस आधार पर मापा जा सकता है जैसे कि सुख दुख, सुख दुख। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, जो इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी वो गलत हो गई, तो उसको करेक्ट अभी कर ही देता हूँ। मैंने क्या बताया? भौतिक सुख अलग है और उपयोगितावाद नैतिक सुख ऐसा नहीं। इन उपयोगितावाद का मतलब है मात्रात्मक सुख, ऐसा सुख जिसकी मात्रा को मापा जा सकता है, और ऐसा सुख उसी को स्वीकार किया जाएगा
नैतिकता क्या होगी? उपयोगितावाद के अकॉर्डिंग नैतिकता क्या होगी? जो सुख को प्राप्ति हो वो स्वीकार होगा, वही नैतिकता है, स्वीकार है, यानी कि नहीं चलना, स्वीकार है। सुख स्वीकार्य होगा नैतिकता में, दुख नहीं। नैतिकतावाद का मतलब यही। तो उपयोगितावाद को और अच्छे से समझते हैं, इसको बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। उपयोगितावाद को ही पहले समझना होगा, तभी आप मिल पर आ पाएंगे। पहले तो आपका करा दिया जाए रिवीजन। उपयोगितावाद है क्या? उपयोगितावाद का मतलब है बहुमत। मान लीजिए कि किसी चीज में यदि ज्यादा सुख मिलता हो और कम दुख में, मतलब किसी कोई ऐसी चीज है जिसमें मैक्सिमम सुख प्राप्त होता हो, और एक दूसरी चीज है जिसमें कुछ मेहनत। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप घर में, एक तो उदाहरण है कि आप घर में आराम से सोए, दूसरा है आप सुबह उठ के पढ़ाई करें। तो बताइए आपको सुख किस में ज्यादा मिल रहा है? सोने में। तो सोएंगे आप तो आप उपयोगितावादी होंगे, आपने सुख की प्राप्ति की। तो उपयोगितावाद क्या है? सुख की प्राप्ति है। ठीक समझ रहे ना? तो यहाँ पर मात्रात्मक सुख की बात हो रही, मात्रा सुख की बताई जा रही कि देखिए मैंने इतना आराम किया, इतना एंजॉय किया। मात्रात्मक सुख, तो ऐसा सुख क्या होता है इसकी मात्रा को मापा जा सकता है। जैसे भौतिक सुख जैसे कि हो सकता है, भौतिक सुख की मात्रा को आसानी से मापा जा सकता है। और उपयोगितावाद में नैतिकता होती क्या है? तो उपयोगितावाद की नैतिकता सिंपल वही है कि भैया सुख मिलना चाहिए किसी भी तरीके से, जहां सुख की प्राप्ति होगी उस चीज को हम चूज करेंगे। सपोज एग्जांपल, आपको पढ़ाई करने को दे दिया जाए और दूसरी तरफ आपसे कहा जाए कि आप क्रिकेट खेले रखे, तो आप यदि क्रिकेट को चुनते तो आप उपयोगितावादी है, क्योंकि आपका मन सुख आपको वहीं प्राप्त हो रहा, तो आप उनको चुनते। मतलब कुल मिला के सुख की बात यहाँ पर हो रही है, और यही चीज लोकतंत्र का भी आधार बनती है। ठीक, आप समझ गए ना? अब तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, और अच्छे से समझाता हूँ। शब्दों का पूरा खेल है, वरना तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, उदाहरण बहुत आपको दिए जा सकते हैं। तो उपयोगितावाद, उपयोगितावाद, उपयोगितावाद आनंद को, मैंने बताया ना, यहाँ पर किस चीज आनंद, यानी कि इसको सुखी मानिए। उपयोगितावाद आनंद को मानवीय क्रियाकलापों, उपयोगितावाद आनंद को मानवीय क्रियाकलापों हेतु मार्गदर्शक मानते हैं, हेतु मार्गदर्शक मानते हैं। मार्गदर्शक मानते हैं। वही व्यक्ति संस्थानों, तो क्या उपयोगितावाद में आनंद को मानवीय क्रियाकलापों हेतु मार्गदर्शक माना जाता है। वहीं पर लिखिए दूसरा, व्यक्तियों संस्थानों, व्यक्तियों संस्थानों तथा सरकारों को, आनंद को, तथा सरकारों के आनंद को, सरकारों को आनंद की अधिकतम, व्यक्ति संस्थानों तथा सरकारों को आनंद की अधिकतम, अधिकतम पीड़ा व न्यूनतम आनंद की अधिकतम, आनंद को अधिकतम करने, क्या है यार, मतलब मैं नोट्स भी मैंने गलत बना रखे हैं। आनंद को अधिकतम करने व पीड़ा को न्यूनतम करने, व पीड़ा को न्यूनतम करने।
क्या व्यक्ति, संस्थानों तथा सरकारों के आनंद को, यहाँ भी सुधारिए, सरकारों के आनंद को अधिकतम करने तथा पीड़ा को न्यूनतम करने की कोशिश करना, दैट इज उपयोगितावाद। समझ गए? उपयोगितावाद का मेन सोल समझ गया ना क्या है, मेन कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया है आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। मान लीजिए एक उदाहरण नहीं देना चाहिए, एग्जाम में कभी उपयोग नहीं करते ऐसे उदाहरण, बताता हूँ आपको। दो स्टूडेंट हैं, उपयोगितावाद जो है ना वो क्षणिक सुख है, लंबे समय में सुख नहीं है। उपयोगितावाद क्या है, लॉन्ग टर्म सुख नहीं प्राप्त करता। जैसे कि एक छात्र है जो उपयोगितावादी है, तो वो क्या करेगा, तो उठता सुबह आराम से, उठेंगे 11 बजे आराम से सो सुआ के। वहीं दूसरा स्टूडेंट है जो कहता मैं उठूंगा तो 11 बजे, परंतु जो शाम को मैं आराम नहीं कर रहा हूँ वहां पर मैंने पढ़ाई की होगी। दूसरा स्टूडेंट है तो शाम को उसने चलाया होगा फोन, उसके बाद वो सुबह उठा होगा 11 बजे थक के। अब बताइए दोनों में से कौन सा उपयोगितावादी था, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला स्टूडेंट, क्योंकि उसने आनंद की प्राप्ति की, इसलिए वो उपयोगितावादी है। उपयोगितावाद का एम ये है कि सुख की प्राप्ति करना, आनंद की प्राप्ति करना। उपयोगितावादी विचारक भारत में भी दर्शन है कई, जैसे कि चारवाक दर्शन हो गया। चारवाक दर्शन क्या, ऋण लेके घी पियो। कुल मिला के कहने का मतलब भौतिकता को अच्छे से एंजॉय करो। उपयोगितावादी विचारक टाइप का है ये भी, उपयोगितावादी विचारक। ठीक है, लिखिए, अच्छा शुभ जीवन, शुभ जीवन वही है, अच्छा शुभ जीवन वही है जिसका लक्ष्य, अच्छा शुभ जीवन वही है जिसका लक्ष्य अधिकतम लोगों की, अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई। भाई सरकार कोई निर्णय लेना चाहती है तो सरकार का पहला तो ये बिल्कुल होना चाहिए कि मैक्सिमम लोगों का कंसेंट ले लिया जाए, है कि नहीं? कोई भी सरकार अपने मन से नियम नहीं बना सकती, अधिकतम लोगों का उसको समर्थन चाहिए होगा तभी वो नियम कानून बना सकती है। समझ रहे हैं ना? परंतु इस उपयोगितावाद की एक कमी भी है। उपयोगितावाद में क्या होता है कि आप 50% प्लस के बाद में उपयोगितावाद बहुसंख्यकवाद हो जाता है, जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पर, होना चाहिए सर्वांगीण विकास की बात होनी चाहिए, ना कि बहुसंख्यक विकास की बात होनी चाहिए। भाई यदि यहाँ संख्याओं का खेल है ना, तो संख्याएं दूसरी तरफ नहीं हो सकती, दूसरी तरफ कुछ कम होंगी। मान लीजिए कि एक कंडीशन आ जाती, एक व्यक्ति 50 रन बनाता है, दूसरा 51 रन बनाता है, तो एक रन में क्या व्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है उसकी प्रतिभा का? नहीं किया जा सकता ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उपयोगितावाद की कुछ कमियां हैं। तो मिल पर आ जाते हैं सीधे सीधे। उपयोगितावाद को समझ लिया, मिल इसी के अपोजिट बात कर देंगे। मिल क्या बात करें, बोर्ड वर्क कहाँ के डिस्टर, तो मैं बेंथम को पढ़ना पड़ा उपयोगितावाद के रेफरेंस के लिए। मिल पर आ जाते हैं सीधे से। मिल ने सुखों, मिल ने सुखों में, मिल जो है ये शारीरिक सुख की बात नहीं करता, ये बौद्धिक सुख की बात करता है। तो वही मैं इस एक लाइन में आपको समझा लिख के बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। तो मिल सुखों में शारीरिक
मिल सुखों में शारीरिक सुख की बजाय मिल सुखों में शारीरिक सुख की बजाय बौद्धिक सुख को अधिक महत्व देता है। बताया ना मैंने, बौद्धिक, यानी कि यहीं पर परिवर्तित हो गया। देखिए वो शारीरिक सुख की बात कर रहे थे बेंथम, वहीं ये बौद्धिक सुख की बात कर रहा है। बौद्धिक सुख को महत्व देता है। बौद्धिक सुख को महत्व देता है, इस चीज को अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट यही है, इसीलिए उपयोगितावाद पढ़ा था, क्योंकि ये उपयोगितावाद के अपोजिट बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इसी चीज, इनको कुछ कोड्स इनके हैं, जैसे कि उन्हें संतुष्ट सुअर की अपेक्षा, सुअर की अपेक्षा, भाई सुअर क्या करता, खाता पीता लेट जाता मस्त पड़ा रहता, उपयोगितावादी है। तो ये क्या कहते हैं कि मुझे संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव बनना पसंद है। असंतुष्ट असंतुष्ट मानव बनना पसंद है, मानव बनना पसंद है, असंतुष्ट मानव बनना पसंद है। इसी प्रकार संतुष्ट मानव बनने के लिए, इसी प्रकार संतुष्ट मानव बनने की अपेक्षा, संतुष्ट मानव बनने की अपेक्षा, इसी प्रकार संतुष्ट मानव बनने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात बनना पसंद है। संतुष्ट मानव बनने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात बनना पसंद है, सुकरात बनना पसंद है। ये तो हो गया उनका कोर आइडिया। और ये क्या है, स्वतंत्रता प्राथमिक है, सुख द्वितीयक है। क्या स्वतंत्रता प्राथमिक है, सुख द्वितीयक है। और यहीं से मुझे याद आया कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा था, जिससे मैंने कहा था स्वतंत्रता को पहली बार स्वतंत्रता किसने बताया, तो मैंने आपको गलत उत्तर दे दिया था, जॉन लॉक। हो क्या रहा है अब समझ में आ रहा मुझे कि बिना तैयारी करे क्लास आना मेरी गलती है, और मुझे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता की बात तो ये करते हैं और लॉक ने बात की है अधिकारों की। तो मेरा कंफ्यूजन, मेरी गलती थी, उसको सुधार लीजिएगा वहां पर। लॉक मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बाकी अब हमारे हालात तो सामान्य हो गए हैं, परंतु कुछ तो स्थितियां बिगड़ी जाती हैं, आप भी उससे अवगत थी। फिलहाल हमारे हालत को छोड़िए, आप अपनी चिंता कीजिए, ठीक है। सुख द्वितीयक है, वहीं पर कंपेयर ही करके पढ़ाओ बेंथामोन को तो सही रहेगा। तो लिखिए, नेक्स्ट टाइम लिखिए, ये दो से हो गई, इसके बाद लिखिए तीसरी। पेन कहाँ है? मिल ने बेंथम के केवल भौतिक सुख, मिल ने केवल बेंथम के, मिल ने केवल बेंथम के भौतिक सुख, मिल ने केवल बेंथम के भौतिक सुख, भौतिक सुख मतलब मात्रात्मक सुख है, मात्रात्मक सुख। मिल ने केवल बेंथम के भौतिक सुख के साथ साथ, के साथ साथ, मिल ने बेंथम के भौतिक सुख के साथ साथ नैतिकता,
या आध्यात्मिकता, नैतिकता या आध्यात्मिकता को और अधिक प्रासंगिक बनाती है, को और अधिक प्रासंगिक बना दिया। और लिखिए कि बेंथम केवल प्राप्ति यानी पाने को सुख मानता है, वहीं मिल खोने त्याग को सुख मानता है। बेंथम, बोर्ड तो यहां तक दिख रहा होगा ना, ये वाली लाइन ऊपर लिख लिया ना, हटा दो, हटा दें। बेंथम केवल प्राप्ति, प्राप्ति यानी कि पाने को सुख मानता है। बेंथम केवल पाने को सुख मानता है, वही मिल, वही मिल ने खोने, मिल ने खोने, वही मिलने खोने या त्याग को भी सुख पाया, को भी समझ गया ना। इन्होंने खोने को भी सुख माना। क्यों खोने को सुख माना, बताया ना, इनकी बचपन की घटना। पहले ही घर में रहते थे, खूब काम करते थे और इनका मानना था कि यही सुख है, कि पढ़ाई करना ही सुख है। परंतु जब इन्होंने पढ़ाई छोड़ी और बाहर घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ छोड़ने पर भी सुख मिलता है। तो ये वही कोट है एक तरीके का, ठीक है। बाकी स्वतंत्रता के 3 रूप बताए। स्वतंत्रता यहाँ बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक बता देते हैं, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, इतना काफी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। थोड़ा सा थोड़ा, ज्यादा नहीं, ठीक है। उतना ही मैं आपको बताऊंगा जितना रेलेवेंट है। बाकी आपका बुक है ना, उसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर चेक कीजिएगा, या पीवाईक्यू तो आप चेक करते रहिए ना। चलिए मैं पहले पेन इधर रख देता हूँ और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोगों ने पीवाईक्यू देखे? सॉरी सर, नहीं देख। अरे जिसने देखा वो कोई कोई तो होगा ना एक। अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो चलिए आ जाओ कि तीसरी चौथी क्लास है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, जो यूट्यूब चैनल का नाम वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप वहां पर सर्च कीजिएगा। वैसे टेलीग्राम चैनल इतना, आप लोग जो सब साथ में जुड़े हुए तो टेलीग्राम चैनल की जरूरत, व्हाट्सएप में है ना, बस बस वही से कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम की इतना इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे साथ। टेलीग्राम चैनल तो मैंने यूट्यूब के बच्चों के लिए बना रखा था। बाकी आप लोग सपोर्ट करना चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ ठीक है। पीवाईक्यू बताइए, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू किसी ने नहीं देखा। बुक किसी ने पढ़ी, बुक आज मैं आप लोगों को देख ही लेता। एक लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग हो गए। सॉरी सर, नहीं पढ़ी। सॉरी सॉरी सर, टाइम नहीं। ये टाइम वाला कौन था भाई? टाइम नहीं मिला। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सर, पढ़ी थी पर कंप्लीट नहीं। कोई बात नहीं, पढ़ने को ट्राई तो किया ना। ओके, इतना बुक ही नहीं खरीदी है। ओके, ठीक है ठीक है।
टोटल 7 लोगों ने ही बुक पढ़ी है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने बुक को नहीं पढ़ा। कि क्या तरीका हुआ है, आप यहाँ चीजें पढ़ रहे हैं और यही यही चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी, आप भूल जाएंगे, ये याद रखिएगा। दोबारा से पूरा पढ़ना पड़ेगा, दोहरी मेहनत हो जाएगी आपकी। यहाँ जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, आप लोग बुरा मान जाएंगे। टाइम की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। आंसर तो 3 लोग, चौथा तो कोई आता नहीं 3 के अलावा। लिखना नहीं चाहते, या कोई और समस्या है, या लिख नहीं पा रहे हैं, या अभी नोट्स ही नहीं बना पाए, या कोई और कारण है, टाइम नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है भाई? और यदि टाइम भी मिल रहा है और फिर भी नहीं लिख रहे हो, तो ये लापरवाही है भाई, सीधी बात है। और लापरवाह लोगों के लिए पीसीएस एग्जाम नहीं बना हुआ। कोई एक टॉपर उठा के देख, टॉपर क्या है यार, लास्ट रैंक वाला स्टूडेंट जो होगा ना, वो भी पढ़ ही के गया होगा वहां पर। वो काम चोरी कोई नहीं, किसी ने नहीं की होगी। कभी कभी आप लोग स्वतंत्रता पूछे मिल की। अरे ठीक है भाई, ठीक है। लोग बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए। ऐसा हो सकता है कि एक विषय भी स्टार्टिंग में थोड़ा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही हो। जब अगला टॉपिक चालू होगा, अगला विषय, मतलब कि अभी एथिक्स के बाद जब पॉलिटी, या जो भी, मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले हम वो चीजें कवर कर लें, क्योंकि हमारा ये फाउंडेशन बैच है, तो वो चीजें पहले कवर कर ली जाए जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो अलग से हम कवर ही कर लेंगे, तो गवर्नेंस या कोई ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो। एजीएस पेपर 5-6 में से कुछ ले लेंगे जो सेक्शन इंपॉर्टेंट हो। हाँ, आप लोग बता दीजिएगा, उस हिसाब से निर्णय कर लिया जाएगा। हो सकता है कि इस विषय में नहीं हो तो दूसरे विषय में से आप ये स्टार्ट कर पाए। स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट, देखिए क्या होता है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन को यदि तोड़ना है ना, तो एक शुरुआत तो करनी ही होगी, एक बार तो उस चीज से बाहर आना ही होगा। और उसको आने के लिए मेहनत उस आप को ही होगा। वो किसी तरीके से, वो कोई मोटिवेशन वीडियो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, परंतु लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए मोटिवेशन भी काम नहीं करेगा। समझ गया ना? हाँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोट है, अब्राहम मैस्लो, नीड हायरार्की थ्योरी। वैसे तो ये नीड हायरार्की थ्योरी आपको एथिक्स में भी पढ़ा दी जाती है, परंतु मेरे सामने इतनी यूपी पीसीएस के लिए थोड़े, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसको। नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी आपने। तो अब्राहम मैस्लो मोटिवेशन के एक बहुत अच्छे थिंकर, तो उनका एक कोट है, मैं आपको डेडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ अपनी क्लास को, कि मोटिवेशन इज टेम्परेरी बट मोरल इज परमानेंट। यानी उनका कहना है, हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, अवप्रेरणा क्षणिक है, परंतु मनोबल निरंतर है, लंबे समय तक सस्टेन हो सकता है। इसलिए मोरल पर काम कीजिए, मोटिवेशन पर काम मत कीजिए। मोटिवेशन तब इम्पोर्टेंट है जब आप स्टार्ट किसी चीज को करना चाहते हैं, परंतु मोरल वो चीज है, मनोबल वो चीज है जो लंबे समय तक आपको लगा कर रखेगी उस चीज में। समझ रहे हैं? बाकी आप लोगों का रवैया मुझे समझ में आ नहीं रहा भाई, आ नहीं रहा। एक काम करता हूँ कि इनका जो स्वतंत्रता का विचार है वो मैं कल बता दूंगा। आज क्लास भी लंबी हो गई है। वैसे तो मैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे वाली क्लास ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ऑफलाइन में स्टूडेंट में, परंतु यहाँ पर इतना काफ़ी आप लोगों को बता दिया कंटेंट किस तरीके से मिल रहा है। 2 घंटे वैसे क्लास होनी चाहिए, तो आपका एथिक्स 30 दिन में कवर हो जाता है। और कराने को कई कोचिंग तो 60 दिन में भी एथिक्स कराती, 50 दिन में एथिक्स का कोर्स करवाती है, वो थोड़ा मास्टर टाइप का हो जाता है। एथिक्स उतना नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो डाउट तो अब आपका कोई हो तो बताओ, नहीं तो क्लास आज की यही एंड की जाए। आंसर लिख नहीं पाते हैं, कोशिश करता हूँ, परंतु फिर भी मन में डर सा लगा रहता है। तो भाई डर तो लगेगा ही नहीं यार,
क्या लगता है आपको? प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में मत पड़िएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में बर्बाद है, बिल्कुल खत्म है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानेंद्र, आपने लिखा था परंतु भेज नहीं पाते हैं कभी भी। इवेलुएट कैसे हो रहा भाई? खुद मत इवेलुएट करो, दोस्त से करा लो। गलतियां खुद को नहीं समझ में आती, खुद की चीजें क्यों, खुद की चीजें तो लगता है कि आइडियल होनी चाहिए, होती हैं या होनी चाहिए। और दूसरी बात, वे लोग खास पर सुन लें कि यदि वे तब आंसर राइटिंग करना चाहते हैं जब बिल्कुल वे सब चीजें सीख जाएंगे, तो आइडियल चीज तो कभी होने वाली नहीं है भैया। धीरे धीरे चीजों में सुधार होता है। क्या लगता है आपको, कोई मकान सीधे बन जाता है? कोई बेटे पहले फाउंडेशन बनाया जाता है, उसके बाद एक एक ईंट जोड़ के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना। तो प्रक्रिया वही है एग्जाम की। और याद रखिएगा, एग्जाम में आपको मैक्सिमम तो लिखने वाला एग्जाम है, कोशिश। हाँ करते, बिल्कुल करो भाई। सर अभी थिंकर्स में कितनी क्लासेस? अभी वेस्टर्न थिंकर में हम, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जॉन रॉल्स देख लेंगे, हेगल को देख लेंगे। और रॉल्स हेगल, शायद रॉल्स हेगल और एक दो और होंगे इम्पोर्टेंट, देख लेंगे। बाकी मैक्सिमम मान लीजिए कि 2 से 3 क्लासेस वेस्टर्न में, उसके बाद फिर इंडियन फिलोसफी में पढ़ना होगा हमको। उसकी भी 7 से 8, 6 से 7 क्लास रहेंगी। इतना काफी, इतने में हो जाएगा आपका लगभग लगभग। ठीक है। ठीक है, बाकी अगर किसी को कुछ डाउट हो, डीएम मुझे कीजिए डायरेक्ट।